हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी जो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, ये 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो उसमें काफ़ी सारे लड़के बोल रहे थे कि भैया आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करा दो। तो जी हाँ, मैं दोस्त इस वीडियो में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो। ये आप लोग का बोर्ड द्वारा भी जारी मॉडल पेपर है, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो। एक ये क्वेश्चन ने ये एक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है 100% आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये चूंकि बोर्ड ने चूंकि गलत डाला हुआ है ये क्वेश्चन, जी आप सही सुन रहे हो, ये बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था मैथ का उसमें ये क्वेश्चन गलत डाला हुआ है। तो इसको मैं अभी करेक्ट कराऊंगा और करेक्ट कराकर इसको सॉल्व कराऊंगा। और साथ ही में इसमें देखो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लिया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई मतलब आप जानते हो कि कई कोडों का पेपर होता है, तो किसी कोड में ये क्वेश्चन फंसेगा, किसी कोड में ये क्वेश्चन फंसेगा। और उसके अलावा देखो यहाँ पे आप सब लोग जानते हो कि ये तो क्वेश्चन फंसना ही फंसना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 या रूट में 3 या रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो मैं इस वीडियो में केवल ये एक रूट 5 में बताऊंगा, एक बताऊंगा, और आप उसको अच्छे से समझना। और उसी के आधार पे मैं गारंटी देता हूं कि आपको रूट में 3 दे दिया जाए या रूट में 7 दे दिया जाए, आप कर लोगे क्लियर। और उसके बाद देखो ये तो आपका 4 मार्क में पूछेगा, और फिर 2-2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे 5 प्लस रूट 3 हो गया या 3 प्लस रूट 2 हो गया, ये तो इसी टाइप का हो गया, या 2 माइनस 5 या 1 बाई रूट 2 हो गया, या इस प्रकार का भी आप क्वेश्चन देखे होंगे। ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही अपने मन से लिख दिया, शायद आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब इस टाइप का होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होगा कि 5 प्लस 2 रूट 3। इन सबको आप प्रूव कैसे करोगे? ये तो आपके मतलब ये 2-2 मिनट के प्रूव करने में 3-3 मिनट आपको टाइम लगेगा। हालांकि इस क्वेश्चन को प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको अलग प्रकार से प्रूव किया जाता है एक, और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये आपके 2-2 मार्क में आएंगे और ये आपका 4 मार्क में आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे देखो ये 2 मार्क का ये भी एक ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, और एक ऐसा भी क्वेश्चन 2 मार्क में आना ही आना है। तो ये क्वेश्चन, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये आप लोग का ये तो आपका 4 मार्क में या 6 मार्क में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। और देखो आपका मॉडल पेपर में ये एक क्वेश्चन है जो 100% निश्चित है कि आना ही आना है, रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल करना। तो इसको मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ये पूरा का पूरा, ये तो जो मॉडल पेपर है इसी को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करा चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं इसको नहीं बताऊंगा, अभी मैं कल शायद वीडियो बनाया था, तो इस दो एक एक इस क्वेश्चन को और एक और क्वेश्चन में लेकर 2 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व कराया था, ये रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड। तो आप उसको देख लेना। बाकी आपको देखो इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका संख्यांकी चैप्टर है उससे है। तो यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ बोला है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ओके, इसका हमें क्या दे दिया कि माध्यक, देखिए माध्यक मीन्स वही माध्यिका दे दिया है, इसका कितना 28.5 दिया है। तो इसका हमें क्या बोल रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बारंबारता में देखो x और y को यहाँ पे मतलब कुछ यहाँ पे संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसको हटा दिया है, उसके जगह पे एक्स और वाई रख दिया है, और इसी का मान हमें पूछ रहा है। तो देखो यह क्वेश्चन अनकम्प्लीटेड मतलब है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे हमें मतलब इस क्वेश्चन में हमें चूंकि माध्यिका एक तरह से दे देनी चाहिए, ठीक है। बारंबारता, सॉरी माध्यिका बोल रहा हूँ, बारंबारताओं का योग, माध्यिका तो दिया ही है, बारंबारताओं का योग, यहाँ पे बारंबारताओं मैं लिख देता हूँ, जहाँ बारंबारताओं का योग जो है 60 है। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, बारंबारताओं का योग 60 आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तब यह क्वेश्चन अब करेक्ट है, आगे इसको मतलब बोर्ड वालों को जोड़ना चाहिए कि जहां बारंबारताओं का योग 60 है तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, देखो आप लोग के 2 फार्मूले होते हैं माध्यिका ज्ञात करने के, आप सब लोग जानते हो कि एक होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी, और एक होता है कि L प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपान में एफ इंटू एच। 2 फार्मूले होते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग दोनों फार्मूले यूज कर करेंगे, ठीक। हालांकि एक भी फार्मूले का यूज कर आप दोनों का आंसर निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक यार मुझे पेज की जरूरत पड़ेगी, मैं इधर से पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट। और देखो आपको थोड़ा, आप अगर पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, आपको लग रहा है कि काफ़ी वीडियो थोड़ी बोरिंग लग रही है, आप लोग को लग रहा है कि यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, तो आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं वीडियो देखने का। और अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को आप थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हो, आपके ये तो हाथ में है कि वीडियो को आप स्पीड में देख सकते हो, अगर मैं धीरे धीरे बताऊँ तो, ठीक है। तो चलो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन 4 मार्क में, और एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा आप लोग को
माध्यिका ज्ञात करने का, उसमें ये एक्स वाई गायब नहीं करेगा, दिया रहेगा और सिंपल कहेगा कि इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, और वैसा भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो चलो, और एक आप ये भी तैयार करें ना, विचलन विधि से मतलब ये समांतर माध्य एक तरह से ज्ञात करना। ठीक, जिसमें आप लोग कल्पित माध्य के थ्रू निकालते हो। चलो यहाँ इसको मैं आपको बताता हूँ सीधे सीधे। इसमें आपका वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल का एक मतलब ऐसा बना लो, वर्गांतर इसको लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल को हम लोग वर्गांतर भी लिख सकते हैं, और इधर हम लोग बारंबारता। इस प्रकार आपको पूरा पूरा ये बना लेना है, बारंबारता। ओके, ये हमें देखो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, तो 0 से 10 मैं लिख लेता हूँ। 10 से 20 दिया है, 10 से हम लोग का 20, 20 से 30 दिया है, 20 से हम लोग का 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से हम लोग का 60। ये तो हम लोग का वर्ग अंतराल दिया है, और इनकी बारंबारताएं भी दे दिया है कि 0 से 10 तक की हम लोग की जो बारंबारता है वो 5 है, 10 से 20 तक का जो है वो हम लोग का x दिया हुआ है, और 20 से 30 तक का हम लोग का 20 दिया हुआ है, और 30 से 40 तक का हम लोग का क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 40 से 50 तक का हम लोग का y दिया हुआ है, और 50 से 60 तक का हम लोग का यहाँ पे देखो 5 दिया हुआ है, तो 5 मैं रख लेता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, आप सब लोग जानते हो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि संचयी बारंबारता भी ज्ञात करते हैं। तो चलो यहाँ से ऐसे आप ऐसे मतलब कुछ बना लोगे, और यहाँ से आप संचयी बारंबारता ज्ञात करोगे। तो यहाँ चलो, यहाँ मैं संचयी बारंबारता लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, आप सब लोग जानते हो कि यहाँ जो बारंबारता में होता है इसी को यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर यहाँ नेक्स्ट वाला का यहाँ अगर हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करना है तो इस ऊपर वाले को इसमें जोड़ देते हैं, तो 5 + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह हम लोग का 5 + x हो जाएगा। और फिर इसकी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों को हम लोग इसमें जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़े, या ये हम लोग का ये दोनों आपस में जोड़कर यहाँ पे लाया ही गया, तो इसी को इसमें जोड़ देते हैं। तो 20 + 25 हम लोग का 25 + x हो गया, और फिर इसमें ये जोड़ देंगे तो इसकी संचयी बारंबारता निकल जाएगी। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 5 हम लोग का 30 और 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, x। ठीक, और 40, अब देखो इसमें ये y जोड़ेगा, तो 40 + x + y हो जाएगा। और फिर हम लोग का इसमें हम लोग का ये 5 जुड़ेगा, तो ये 45 + x + y हो जाएगा। हो गया। अब देखो हम लोग का यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चूंकि हम लोग का इसको हम लोग जोड़ेंगे, बारंबारताओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ n बराबर क्या होगा, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो यही हम लोग का यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 45 + x + y। लेकिन जो ये n है हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो अंत में हम लोग n बराबर, यहाँ पे n के जगह पे हम लोग 60 रखेंगे, और हम लोग अभी x का एक मान ज्ञात कर लेंगे, तो एक y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि दिया है, क्या दिया है फर्स्ट हम लोग का दिया है बारंबारता। क्या दिया है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग बराबर 60 हमें दिया है। ठीक, और उसके बाद हमें क्या दिया है, हमें यहाँ क्वेश्चन में माध्यिका दिया है, जिसको हम माध्यक बोलते हैं। तो उसके बाद हमें माध्यक बराबर कितना दिया है हम लोग का क्वेश्चन में, 28.5। तो यहाँ पे 28.5 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे 1 मिनट। ओके, तो यहाँ देखो आप लोग, ये हम लोग को माध्यक दिया है, यानी माध्यिका दिया है 28.5। तो अगर ये 28.5 है, तो यहाँ पे देखो हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का माध्यक वर्ग क्या होगा, एक तरह से हम लोग का 28.5 है, तो इसमें हम लोग का माध्यक वर्ग 28.5 हम लोग का किस में पड़ेगा, यहाँ देखो 20 और 30 के बीच में 28.5 पड़ेगा, तो हम लोग का ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि माध्यक वर्ग बराबर, या ऐसे आप लोग थोड़ा लिख देना कि चूंकि माध्यिका 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, वो 20 से 30 हो जाएगा, मतलब यह 20 से 30 में पड़ेगा। तो अगर हम लोग का माध्यक वर्ग ये 20 से 30 हो गया, तो आप सब लोग जानते हो भैया माध्यिका वर्ग की बारंबारता हम लोग की ये हो जाएगी, और जिसको हम लोग f से डिनोट करते हैं, तो ये हम लोग का f हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। और हम लोग का c क्या होगा, चूंकि फार्मूले में हम लोग का c यूज होता है, तो हम लोग का c क्या होगा, हम लोग का एक फार्मूला होता है ना माध्यिका ज्ञात करने का, एम ई मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। वो क्या होता है हम लोग का होता है L + n/2 - c अपान में f × h। एक ये फार्मूला होता है, और एक और फार्मूला होता है हम लोग का, एक क्या होता है, एक हम लोग का होता है एम ई बराबर हम लोग का ये होता है L1 + L2 - L1 अपान में f
और इधर होता है हम लोग का, सॉरी चलो आगे इसके होता है क्या, n/2 माइनस सी। ये दो फार्मूले होते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्या है, माध्यक वर्ग ये हम लोग का निकल गया। तो माध्यक वर्ग में हम लोग का ये जो पहला वाला होता है ये हम लोग का L1 होता है, मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। और ये हम लोग की उच्च सीमा, तो ये L2 होता है। ये हम लोग का L1 होता है, ये हम लोग का L2 होता है, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः L1 बराबर 20 और L2 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 30। क्लियर। अब देखो हम लोग को आगे हम लोग का, चूंकि हम लोग का f बराबर 20 है यहाँ पे, तो हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे कि f बराबर 20। और चूंकि हम लोग का c क्या होगा, हम लोग का, क्योंकि फार्मूले में हम लोग का यहाँ देखो c की जरूरत होती है, चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया, दोनों में से किसी भी फार्मूले में। तो c हम लोग का क्या होगा, c हम लोग का होता है जैसे माध्यक वर्ग है, जो ये हम लोग का माध्यक वर्ग की बारंबारता है, इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो हम लोग का माध्यक वर्ग ये हो गया, तो इससे ऊपर वाला वर्ग ये हो गया, और इसकी संचयी बारंबारता हम लोग की क्या हो गई, ये हो गई। ये इसको हम लोग c से डिनोट करते हैं, तो 5 + x, ठीक है। तो c का मान हम लोग का c = यहाँ पे 5 + x हो गया। सिंपल। अब सारी चीज़ें मालूम हो गई। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो हम लोग लगा देंगे। हम लोग का फार्मूला, हम लोग इन दोनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला लगाकर हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इस फार्मूले में मैं ये मतलब यूज करता हूँ। और जो नीचे हम लोग का सवाल था एक, यहाँ पे ये वाला जो सवाल था ये वाला, इसमें हम लोग ये वाला फार्मूला लगाकर ज्ञात करेंगे। तो चलो ये हम लोग का m बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा L1 और L2 माइनस L1 प्लस अपान में f, ओके। और उसके बाद हो जाएगा हम लोग का क्या, n/2, ठीक है। क्या होगा, n/2 माइनस सी। अब चलो यहाँ पे हम सारी चीज़ें रख लेते हैं, हमें सारी चीज़ें मालूम ही है। L1 भाई, L1 मीन्स हम लोग की निम्न सीमा, जो माध्यक वर्ग है या माध्यिका वर्ग है उसकी निम्न सीमा, तो ये हम लोग की 20 हो गई। और प्लस हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, L2 माइनस L1, तो L2 उच्च सीमा 20 है, निम्न सीमा हम लोग की, सॉरी उच्च सीमा 30 और निम्न सीमा 20, और बटे f हम लोग का क्या है भाई, यहाँ पे देखो 20, ठीक। तो f का मान हम लोग 20 रख देंगे, और फिर हम n/2, तो यहाँ n/2, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे n/2 में, देखो हम लोग का n का मान यहाँ पे दे रखा है, बारंबारताओं का योग यानी n जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 60, तो इसका यूज करेंगे, ना कि यहाँ इस n का। इसका हम कहाँ यूज करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो n दिया है तो हम लोग का n/2 क्या हो जाएगा, 60/2, तो मैं सीधे यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। क्लियर। और उसके बाद हम लोग का n/2 का मान निकल गया, और माइनस c, तो c का मान कितना है, c का मान देखो हम लोग का 5 + x है, तो हम लोग का आगे माइनस है, तो ये -5 मतलब -5, और ये हम लोग का ये -x, कुछ इस प्रकार, या सीधे कोष्ठ में लिख लेता हूँ 5 + x, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। चलो आपको समझ में आ गया इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 20 प्लस ये देखो 30 में से 20 जाएगा हम लोग का 10, तो ये हम लोग का 1/2 हो जाएगा। क्लियर। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये। तो इसको चलो पहले 30 में से 20 गया 10, या 1/2 इसको, या 0.5 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ 30 हो गया, ये हम लोग का, ये तो 30 है ना, हाँ ये 30 है। 30 - 5 कुछ टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी -x, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो आगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है, यह एम जो माध्यिका है वो भी हम लोग का दे रखा है पहले से ही, हम लोग की जो माध्यिका है वो 28.5 दे रखा है, तो यहाँ एम की जगह हम लोग 28.5 यहाँ पे रखते जाएंगे। ये हमें दे रखा है 28.5, यहाँ पे 28.5 इसको हम लोग रखते जाएंगे, ठीक। ये हम लोग का, अब देखो यहाँ पे देखो इसको, ये 20 है हम लोग का, इधर हम लोग का प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा हम लोग का इधर आकर। तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग का 1/2 बचेगा, और हम लोग का इधर क्या बचेगा, ये हम लोग का 30 में से हम लोग का 5 जाएगा, तो हम लोग का बचेगा कितना, 25। तो और कोष्टक टूटेगा तो यहाँ गुणा, यानी 25 - x हो जाएगा। सिंपल। क्लियर। अब देखो ये 28.5 में से हम लोग का 20 जाएगा तो 8.5 बचेगा, और ये बट्टे में 2 है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 8.5 में 2 से गुणा होगा तो 8 × 16 और 1 17 हो जाएगा। हाँ 17 होगा हम लोग का। तो सिंपल 25 - x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 17। 25 - x बराबर 17 हो जाएगा। तो 25 और -17, और ये -x से तो उधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा, तो 25 में से 17 गया हम लोग का, तो ये 2 हम लोग का कितना होगा, 3।
और 5 8, यानी x बराबर हम लोग का मान निकल कर आ गया यहाँ से 8। x का मान कितना निकल कर गया 8। अब देखो x का तो हमने मान निकाल लिया, अब y का मान कैसे निकलेगा भैया? तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि n बराबर हम लोग का क्या है यहाँ पे 45 प्लस x प्लस वाई, ये हम लोग का n बराबर है क्योंकि ये बराबरताओं की है, योग करेंगे। परंतु हमें n का मान दे रखा है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे n के जगह पे हम सीधे 60 लिख देंगे और बराबर ये 45 है तो 45 प्लस x, x के जगह पे हम लोग का 8 है, यहाँ पे हमने 8 निकाला तो 8 रख देंगे और प्लस ये y है तो y इसी तरह रहने देंगे और कोष्ठ में लिखेंगे चूँकि n बराबर 60 दिया हुआ है, ऐसे लिख देंगे थोड़ा। तो आप समझ गए कि इसका कैसे हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये हम लोग का 45 60 जोड़ेंगे और इधर हम लोग इधर लाएंगे तो घट जाएगा, यानी हम लोग का y बराबर फाइनली क्या हो जाएगा 60 और माइनस, ये दोनों जुड़कर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 45 60 आपका कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा ना, हाँ 45 60। तो और y बराबर हम लोग का 60 में से ये हम लोग का 53 गया तो 7, यानी y का मान हम लोग का 7 आ गया। यानी हम लोग का यहाँ x के जगह पे क्या रहना चाहिए 8 रहना चाहिए और y की जगह पे 7, तो हम लोग का ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो नीचे लिख दोगे कि अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन निश्चित है आना ही आना है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, और इसी तरह आपको करना है। अब आप लोग चाहोगे तो इसी आधार पे, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो चलो इसको भी मैं फटाक करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन पहला समझ में आ गया और आप कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर लोगे तो आप इसको छोड़ सकते हो, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर? चलो, और इसका हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करके करेंगे। इसमें हमने इस फार्मूले का यूज कर किया और इसमें हम इस फार्मूले का यूज कर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। ओके, और चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं तेज़ी से करूंगा क्योंकि पहले इसको हम लोग मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको अच्छे से समझ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो, ये आप लोग एग्जाम में कुछ ऐसे दे रखेगा, वर्गांतर दिया रहेगा, बराबरता दिया रहेगा, तो आप हल कैसे करोगे? आप लोग यहीं मैं हल लिख देता हूँ, ठीक है। और आप लोग हल कैसे करोगे? आप लोग इस तरह ये सारणी बना लोगे, इसमें वर्गांतर या जिसको आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लोगे, ये दिया रहेगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। और इसको ऐसे भी दिया रहेगा पट कर ऐसे, मतलब तो उसको आपको ऐसे सीधा ऐसे कर लेना है और बराबरता ऐसे कर लेनी है, ठीक। ऐसे कर लोगे और उसके बाद यहाँ लिखोगे संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता। क्लियर? आपको यहाँ संचयी बारंबारता अब निकालना है। अब चलो यहाँ पे संचयी बारंबारता, तो देखो कैसे निकालते हैं। ये 2 का है तो इसको 2 लिख देते हैं और फिर यहाँ इसको जोड़ते हैं, तो इसकी अब संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगा, और 7 में इसको जोड़ेंगे तो 7 प्लस x हो जाएगा, और 7 प्लस x में हम लोग मतलब यानी इन तीनों में अब इस 12 को जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़कर इतना है, तो इसमें हम डायरेक्टली ये जोड़ते जाते हैं। तो 7 प्लस x में 12 हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 19, ठीक है। 19 प्लस x हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो गया 19 प्लस x, और फिर 19 में हम लोग 17 जोड़ेंगे तो ये हम लोग का 20 और 36 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ये 36 प्लस x हो गया, और 36 में फिर हम लोग ये 20 जोड़ेंगे तो हम लोग का 56, ठीक है। 56 प्लस x हो जाएगा, ये हम लोग का 56 प्लस x हो गया, और फिर 56 प्लस x में हम लोग ये y जोड़ेंगे तो 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, 56 में हम लोग ये 9 जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 4 60 और 5 65 हो जाएगा, और प्लस ये x प्लस y। क्लियर? और फिर इसमें हम लोग ये 7 जोड़ेंगे तो हम लोग 7 जोड़ेंगे तो ये हम लोग का 70 और 2 72 हो जाएगा, यानी 72 प्लस x प्लस वाई, तो 72 प्लस x प्लस वाई, और इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 76 प्लस x प्लस वाई। तो ये हम लोग का ये पूरा का पूरा ये संचयी बारंबारता हो गई, ठीक। ये हम लोग का, और ये हम लोग का बारंबारता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम बारंबारताओं को थोड़ा योग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये इन बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो वो इसी के बराबर आएगा, तो यहाँ हम लोग n बराबर लिख लेंगे कि 76 प्लस x प्लस वाई। अब देखो नीचे हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि दिया है, लिखेंगे कि चूंकि दिया है क्या, बारंबारताओं का योग, कोष्ठ में लिख देंगे कि n बराबर वो क्या दिया है हम लोग का, दिया है यहाँ पे देखो 100 दिया है, बारंबारताओं का योग 100 दिया है। देखो क्वेश्चन क्या था, मैंने नहीं पढ़ा था शुरू में, माफ करना। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक इतना है, मतलब हम लोग का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो हमें x और y का, यहाँ पे x और y जो यहाँ पे गायब किया है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें बारंबारताओं का योग दे रखा है 100, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे, ठीक है। और तथा माध्यक वर्ग हमें माध्यक वर्ग नहीं, माध्यिका दे रखा है, तथा माध्यिका बराबर हमें दे रखा है कितना 525। देखो यहाँ पे 525 दे रखा है,
525। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चूंकि माध्यिका 525 है, इसलिए वर्ग अंतराल हम लोग का क्या होगा, जो वर्ग अंतराल होगा वो हम लोग का क्या होगा, ध्यान देना, हम लोग का जो वर्ग अंतराल या माध्यक वर्ग होगा वह चूंकि यह जिसके अंतर्गत आएगा वो होगा। तो 525 किसके अंतर्गत आएगा, तो 525 हम लोग का 500 और 600 के बीच आएगा, इसके बीच आएगा। तो लिख लेंगे कि चूंकि 525 माध्यक वर्ग 500 और 600 के बीच आएगा, अतः हम लोग का माध्यक वर्ग 500 और 600 होगा। इस प्रकार हम लोग का ये हम लोग का L1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें L1 L2 वाले फार्मूले से नहीं करेंगे, हम लोग जो हम लोग का नॉर्मल फार्मूला था उसके थ्रू करेंगे। तो इसको L1 L2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और चलो इसका हम लोग किस फार्मूले से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो हम लोग का फर्स्ट फार्मूला था उसके हिसाब से करेंगे। और फर्स्ट हम लोग का एक फार्मूला क्या था जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। ME बराबर हम लोग का क्या था, L प्लस N/2 माइनस C अपान में F, और यहाँ लिख देता हूँ गुणे H। जहाँ देखो ये L क्या है, L हमेशा ये यहाँ पे निम्न सीमा होती है, और N/2 के C के बारे में आप जानते हो, F के बारे में जानते ही हो। और H क्या होता है, H होता है इनके बीच का अंतर। जैसे माध्यक हम लोग का यह है ना 500 और 600, तो इसके बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर 100 है, तो H के जगह पे हम लोग 100 रखेंगे। क्लियर, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग का अब देखो ये 500 और 600 के बीच हमें ये 20 दे रखा है, मतलब 500-600 के सामने 20 दे रखा है। तो हम लोग का 20 क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का 20 क्या होगा आप बता सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। बाकी 20 मैं आपको बताता हूँ। हम लोग का ये होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, हम लोग का ये भाई माध्यक वर्ग है तो इसकी बारंबारता ये हो जाएगी। और हम लोग का एक C की भी जरूरत पड़ती है। तो C क्या होता है, चूँकि माध्यक वर्ग से पहले वाला जो वर्ग होता है, ये हम लोग का माध्यक वर्ग, इससे पहले वाला ये वर्ग है, तो इसकी जो संचयी बारंबारता तो ये है, तो ये होती है हम लोग की C। क्लियर, तो हम लोग का F मालूम हो गया, C मालूम हो गया, हम लोग का यहाँ पे ये L हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे L हमेशा ये निम्न सीमा होती है इस फार्मूले में, ठीक है। तो हम लोग का L हो गया, और H चूँकि हम लोग का H क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें लिख देंगे पहले। तो हम लोग का F हो गया हम लोग का 20, और हम लोग का C क्या हो गया, C हम लोग का यहाँ पे 36 प्लस x हो गया, तो ये 36 प्लस x हो गया। और हम लोग L लिख देंगे, L बराबर यहाँ ये हम लोग इस फार्मूले के थ्रू कर रहे हैं, तो ये हम लोग का L ये 500 हो जाएगा। और उसके बराबर हम लोग को और किसकी ज़रूरत है, हम लोग को H की ज़रूरत है। तो हम लोग का H क्या हो जाएगा, H हम लोग का इन दोनों के बीच अंतर, तो H बराबर हम लोग का 500 और 600 के बीच का हम लोग का 100 का अंतर है, तो 100 हो जाएगा। अब सिंपल हम लोग फार्मूले का यूज कर इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे। अब देखो फार्मूले के यूज के अनुसार देखो सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ एक बार और। चूँकि माध्यिका ME बराबर हम लोग L प्लस N/2 माइनस C अपान में F और गुणे H, इस फार्मूले से इसको करेंगे। तो यहाँ देखो L हम लोग का क्या हो जाएगा, निम्न सीमा यानी वही हम लोग का 500 हो जाएगा, प्लस N/2, N हम लोग का कौन सा, हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, इसका जो ये दे रखा है इसका यूज करेंगे। तो N/2 N हम लोग का 100 है, तो N/2 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का वो हो जाएगा 50, और माइनस C हम लोग का क्या है, C यहाँ पे 36 प्लस x है, तो हम लोग का आगे ये माइनस है, तो -36 और माइनस ये x हो जाएगा। जैसे ये 50 हो गया कोष्ट में हम लोग, और आगे माइनस है तो माइनस, और 36 प्लस x कोष्ट में लिखेंगे, और कोष्ट हटाएंगे तो ये हम लोग का -36 और -x हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया, सिंपल। अब देखो अपान में f, तो f का मान हम लोग का क्या है भाई, f का मान हम लोग का 20 है, तो 20, और गुणे h हम लोग का 100, तो 100। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि अंत में हम लोग का मान निकल कर आ जाएगा। किसका मान निकल कर आएगा, इस x का मान निकल कर आएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का ये जो है इसके माध्यम से हम लोग y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग का जो है ME का मान दे रखा है, क्वेश्चन में ही हम लोग का ME का मान दे रखा है 525। तो यहाँ ME की जगह हम यहाँ पे 525 रख देंगे, माध्यिका दे रखा है तो 525 यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 500 तो इधर लाते हैं, तो यहीं पे हम लोग माइनस कर दें 525, और 500 को इधर लाएंगे तो -500 हो जाएगा। और ये हम लोग का बराबर क्या होगा, ये हम लोग का बचेगा 50 - 36 - x, तो 50 में से 36 जाएगा तो कितना होगा, 50 में से 36 जाएगा तो हम लोग का 4 इधर, और वो 14 होगा, हम लोग का 14 बचेगा। 14 माइनस ये हम लोग का कितना बचेगा, 14 माइनस x अपान में ये हम लोग का 20 हो गया, और गुणे ये 100 है तो गुणे 100। ठीक, अब देखो हम लोग का क्या होगा,
ध्यान देना। आगे हम लोग ये 525 में से हम लोग का 500 जाएगा तो इधर हम लोग का 25 बच जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग का गुणा है तो इसको कटा सकते हैं, 20 5 सही हो जाएगा और 5 से इसमें हम लोग का फिर गुणा होगा तो हम लोग का 14 5 70 और 5 ये हम लोग का 5x, 5 से इस दोनों में गुणा हो जाएगा तो ये हम लोग का 70 माइनस 5x हो गया। अब देखो माइनस है ये तो इसको इधर लाएंगे बराबर के तो ये प्लस हो जाएगा 5x और इस 25 को उधर ले जाएंगे तो 70 माइनस 25 हो जाएगा तो 5x बराबर। अब देखो हम लोग का 70 में से 25 जाएगा तो 20 45 हो जाएगा तो ये x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 45/5 तो ये हम लोग का 5 9 45 यानी x का मान 25 आ गया, सॉरी x का मान हम लोग का 9 आ गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि n बराबर हम लोग का दिया है कि n बराबर 45 प्लस x प्लस वाई दिया नहीं है, ये हम लोग का n बराबर यहाँ करने पे ये बारंबारताओं का योग यहाँ पे आ रहा था। ठीक, चूंकि हम लोग का n का मान दे रखा है कितना 100 तो n की जगह पे हम लोग 100 लिख लेंगे बराबर ये 45 प्लस x का हम लोग का मान 9 प्राप्त हुआ था 9 और प्लस y कर लेंगे और यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे कि चूंकि n बराबर 100 प्रश्न में दिया है ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो 45 और 9 हम लोग जोड़ेंगे और इधर लाएंगे तो हम लोग का माइनस हो जाएगा तो सीधे मैं पूरा ये पक्ष बदल लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा ये 100 माइनस हम लोग का ये कितना हो जाएगा 5 4 9 54 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का 54 यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का y बराबर कितना हो जाएगा 100 में से अब 54 घटाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर रखा है, देखो ज़्यादा जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये हम लोग का 76 प्लस x प्लस वाई है n का मान, मैं अभी पिछले क्वेश्चन का याद है यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग का ये 45 नहीं है बल्कि 76 है, 76 प्लस x प्लस वाई है, ये हम लोग का 76 है बबुआ 76 प्लस x प्लस वाई। तो इसीलिए ज़्यादा जल्दबाजी ही मत करना एग्जाम में, यहाँ से ये सजेशन ही ले लो। ठीक, ज़्यादा जल्दबाजी मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आ भी रहा है तो आप गलत कर दोगे, भले ही थोड़ा आप टाइम लगाओ क्वेश्चन में लेकिन आराम आराम से क्वेश्चन को करो। क्लियर। तो चलो ये हम लोग का 76 प्लस हम लोग का कितना हो जाएगा 9 प्लस ये हम लोग का वाई हो गया तो इसको अभी काट देता हूँ मैं। अब देखो ये 100 बराबर 76 प्लस 9 प्लस वाई तो 100 बराबर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा ये 76 तो 77 78 79 80 81 82 83 84 85। ठीक, तो हम लोग का ये बराबर 85 प्लस वाई हो गया तो वाई बराबर ये 85 इधर आकर माइनस होगा तो वाई का मान हम लोग का कितना आ जाएगा 15। तो हम लोग का x का मान कितना निकल कर आया वो x का मान यहाँ पे 9 निकल कर आया और y का मान हम लोग का 15 तो यहाँ लिख देंगे क्या था x बराबर 9 तथा y बराबर 15 होगा और यहीं पे आंसर लिख दोगे। क्लियर। देखो ये दोनों जो क्वेश्चन है आप लोग के 4 मार्क में भी आ सकते हैं और ज़्यादातर चांसेस है कि 6 मार्क में भी आ सकते हैं क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय आपके प्रश्न है तो 6 मार्क में भी आ सकते हैं। तो आपने आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को करना एकदम अच्छे से सीख लिया होगा। x और y दो मान हमें मतलब विलुप्त कर दे तो उसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, अगर एक मतलब मान ज्ञात किया जाए एक मतलब गायब कर दे तो आसानी से आप लोग ज्ञात कर लोगे, लेकिन अब तक आपके एग्जाम में एक गायब नहीं किया है 2 ही गायब करता है और हमेशा पूछता है। ठीक, नहीं तो नॉर्मल प्रश्न पूछता है सिंपल सीधे सीधे माध्यिका ज्ञात करने का। तो ये क्वेश्चन क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे आपको दिए थे उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने शुरू में आपको बोला था इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले तो देखो अब आप लोग को ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था और एक इसी टाइप से कोई दूसरा क्वेश्चन 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो ऐसा क्वेश्चन 1-2 मार्क में पूछेगा ही पूछेगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप सब लोग जानते हो यार क्या होता है, आप सब लोग जानते हो कि इसको चरण वाइज कर भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल के रूप में ये कर देना आप लोग का क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो ये पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसको आप कर लेना। केवल मुझे इस पर ध्यान दिलाने की आपकी ज़रूरत थी कि इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना और ये भी क्वेश्चन आप सब लोग कर ही लोगे। ठीक है, कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आना ही आना है 2 मार्क में इस क्वेश्चन का किसी न किसी कोड में। केवल इस पे मेरा मतलब मोटिव था कि आपका ध्यान चला जाए इस क्वेश्चन पे। तो भाई देखो यहाँ पे आपका यहाँ थोड़ा आपका गड़बड़ हो सकता है। ओके चलो यहाँ पे HCF और LCM तो ही लिख ही दिया है, ये तो ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ महत्तम समापवर्तक मतलब यहाँ कितने लड़के कन्फ्यूज हो जाएंगे। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है HCF होता है। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक कहीं लिखा रहा है उसका मतलब LCM होता है। तो इस चीज़ को अगर आप नहीं जानते तो समझ लेना। ठीक, चलो तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, आप कर लेना, ये आसान है, उतना भारी नहीं है।
बाकी मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करवा कर दिखाता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे आप सिद्ध करोगे, इसको चलो मैं आपको सिद्ध करवाता हूँ काफ़ी अच्छे से, एकदम आपको टाइम लेकर इसको मैं सिद्ध कराऊंगा। लेकिन इसके बेस पे अगर मैं इसको बताता हूँ तो आप लोग रूट 3 आ जाए, रूट 7 आ जाए, इन सभी को आप लोग खुद सिद्ध कर लोगे। तो इसमें मैं टाइम लूँगा थोड़ा 10 से 15 मिनट का, और आपको चलो इसको सिद्ध करवा कर दिखा देता हूँ। इसके लिए एक पेज ले लेता हूँ मैं सादा सा, और चलो हमें सिद्ध करना है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आपने पढ़ा होगा शुरू से ही कि कंट्राडिक्शन मेथड का यूज कर इसको प्रूव किया जाता है। कंट्राडिक्शन मेथड मीन्स विरोधाभास विधि, मतलब ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको उल्टा हम लोग परिमेय मान लेते हैं। तो यहाँ हल करते समय हम लोग मान लेंगे, मैं मान ही लेता हूँ कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग परिमेय मान लिए, और कंट्राडिक्शन मेथड यही बोलता है कि आप उल्टा ऐसे मान लिए और अंत में अपना जो ये परिमेय हमने ये कथन माना है, इसी कथन को हम लोग गलत साबित कर देंगे। तो चूंकि ये परिमेय गलत कथन साबित हो जाएगा तो इसका मतलब कि यह अपरिमेय होगा, सिंपल। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे। माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो तब क्या होगा भाई, चूंकि ये परिमेय है तो हम लोग रूट 5 को परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो रूट 5 हम लोग का क्या होगा, किसी न किसी p/q के मतलब बराबर होगा, यानी किसी न किसी संख्या के ये बराबर होगा, सिंपल। तो देखो यहाँ पे जहाँ ये p और q क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती है, आप सब लोग जानते हो। तो यहाँ लिख दोगे कि जहाँ p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ जहाँ ये q = 0 है, ऐसे लिख दोगे। सहभाज्य संख्याएं मतलब जैसे 3/7 हो गया, जो एक और स्वयं से कटे, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। चलो यहाँ से देखो, ध्यान देना है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ, रूट में 5 है तो इधर वर्ग, और इधर भी मैं कर देता हूँ p/q का वर्ग। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 5 से एक तरह से रूट से हम लोग का बाहर आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोग का p² ठीक। अब देखो हम लोग का इस ये बट्टे में है q², तो इधर आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5q² बराबर ये हम लोग का हो जाएगा p², क्लियर। और यहाँ इसको हम लोग समीकरण 1 इसी को मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे 5q² जो है वो बराबर है p² के, 5q² बराबर है p² के। तो यहाँ क्या होगा कि जो ये 5 होगा वो हम लोग का p² को विभाजित करेगा। यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 5 p² को विभाजित करेगा। और कैसे करेगा भाई, तो आपने इसमें पढ़ा होगा, अगर पहला चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दोगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, ऐसे लिख दोगे यहाँ पे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कैसे ये विभाजित हो रहा है इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि मान लो जैसे यहाँ पे 10 है कोई संख्या, ठीक है, तो इधर कोई संख्या है, इधर इसको शॉर्ट में लिखा गया है, तो इसे वो संख्या क्या हो सकती है, 2 × 5 हो सकती है, इसका गुणनखंड। तो उसी प्रकार ये p² का, यानी p का स्क्वायर जो भी करे हम लोग का मान आए, उसका ये एक तरह से गुणनखंड है। इसको हम लोग 5 × q लिख सकते हैं। तो ये भाई कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों द्वारा विभाजित होती है तो उसी के नियम द्वारा ये हम लोग का 5p² को विभाजित करेगा, सिंपल, ठीक। और ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में अच्छे से बताया गया। यहाँ पे अंकगणित के मैं आधारभूत प्रमेय आपको नहीं बताने वाला हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आगे चूंकि अब ये हम लोग का 5p² को विभाजित कर रहा है, तो 5 क्या करेगा कि p को भी विभाजित करेगा। अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 2 हम लोग का 4 के स्क्वायर जो है, 4 के स्क्वायर यानी 16 को विभाजित कर रही है, ठीक है। ये संख्या 2 4 के स्क्वायर को यानी 16 को विभाजित कर रही है, तो ये संख्या निश्चित है कि इस संख्या यानी 4 को भी विभाजित करेगी। तो उसी प्रकार जो 5 है यहाँ पे p² को विभाजित कर रही है, यानी इसके वर्ग को विभाजित कर रही है, तो 5p को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। और यह एक थ्योरम है, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि थ्योरम 1.3, यानी जिसको हिंदी में बोल सकते हैं प्रमेय 1.3 से, ऐसे लिख दोगे, सिंपल।
अब देखो यहाँ तक आप करने के बाद एक चीज़ मानोगे, यहाँ पे लिखोगे कि पुनः माना। अब क्या आपको मानना है, देखो यहाँ 5 आया है तो यहाँ पे p बराबर 5 m टाइप का मान लेना है, ठीक है। या p बराबर 5 m 5 p 5 q कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये p है तो यहाँ पे ये 3 है ना, तो इसी के आधार पे आपको मान लेना है। पुनः माना क्या मानोगे, p बराबर 5m 5m, इस m की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, 5RT कुछ भी, और यहाँ लिख दोगे कि जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे लिख दोगे, सिंपल, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको आपको ध्यान देना है, आप 3 वाला करोगे ना, जैसे रूट में 3 प्रूव करते हुए, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे आप मानोगे कि माना p बराबर 3m, ऐसे मानोगे, क्लियर है। हर क्वेश्चन में अलग अलग, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप हमेशा यहाँ पे 5 ही आएगा, नहीं। अगर आप रूट में 3 वाला, जैसे रूट में 3 वाला यहाँ पे प्रूव करते आओगे तो यहाँ पे आपका 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे आप p बराबर 3m मानोगे, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ लिख भी सकते हो कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर, या सीधे डायरेक्टली कर भी सकते हो। तो दोनों तरफ का वर्ग करोगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और इधर का वर्ग करोगे, चलो मैं ऐसे अभी लिख देता हूँ, और ये 5m का वर्ग कर दो, ठीक। अब ये हम लोग का p स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 25 m स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, हम लोग का ऊपर ये समीकरण 1 हो गया, और ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख देंगे। हम लोग का p स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पे 5q स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, p स्क्वायर की जगह पे 5q स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो अब हम लोग का, चूँकि यह हम लोग का p स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर, ये तो हम लोग का समीकरण 2 है, और चूंकि हम लोग का p स्क्वायर, हम लोग का समीकरण 1 में p स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर हो, तो p स्क्वायर की जगह हम लोग 5q स्क्वायर रख लेते हैं, और बराबर ये हम लोग का 25 m स्क्वायर लिख लेते हैं। और यहाँ कोष्ठ में थोड़ा हम लोग लिख देंगे कि चूँकि p स्क्वायर बराबर हम लोग का 5q स्क्वायर है, या समीकरण 1 के अनुसार ऐसे लिख दोगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब क्या होगा हम लोग का, कि यहाँ से हम लोग का q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो हम लोग का बट्टा होगा, तो ये कट जाएगा, यानी 5 25 यानी 5m स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग का देखो, यहाँ 5 क्या करेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा यह 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर था, तो 5 इस p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, उसी प्रकार यहाँ देखो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर है, तो 5 इसको क्या करेगा, q स्क्वायर को विभाजित करेगा, सिंपल, ठीक। इसको हम लोग अगर सीधा सीधी लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार का हो गया, ये 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, या यहाँ पे m है तो 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, उस टाइप का हो गया, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये 5 क्या करेगा कि q स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा, और किस रूल के थ्रू करेगा, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख दोगे कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय से, सिंपल। अब देखो, अब चूंकि 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 भाई q को भी विभाजित करेगा, तो इसलिए लिखोगे, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। चलो मैं यहाँ पे एक एक चीज़ें डिटेल में नहीं लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप समझते जाओ। चलो ये हो गया, तो यहाँ 5 किसको विभाजित कर रहा है, q को विभाजित कर रहा है, क्लियर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का 5 किसको विभाजित कर रहा था, p को विभाजित कर रहा था, और यहाँ पे थोड़ा आप लोग लिख दोगे कि यहाँ 5 किसके अनुसार q को विभाजित करेगा, तो थ्योरम 1.3 यानी प्रमेय 1.3 के अनुसार, 1.3 से, क्लियर। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, हम लोग का ये जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 में हम लोग का क्या था, और इसको हमने q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर माना, तो भाई वही तो समीकरण यहाँ है, हमने इसको सीधा किया है, समीकरण यही तो हम लोग की थर्ड है, इसी को हमने यहाँ पे सीधा किया है। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों का यहाँ समीकरण 1 में जो 5 था वो हम लोग का क्या कर रहा था, p को विभाजित कर रहा था, और यहाँ जो 5 है यह q को भी विभाजित कर रहा है। तो चूंकि हम लोग के p और q क्या थे, ये हम लोग के सहभाज्य संख्या थे।
सहभाज्य संख्या कहने का मतलब कि तो ये एक से विभाजित होंगे कि तो स्वयं से विभाजित होंगे। तो यहाँ तो ये P 5 से विभाजित हो रहा है समीकरण 1 में, और ये Q समीकरण यहाँ थर्ड में भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो ऐसा भाई ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई सहभाज्य संख्या कैसे यहाँ पे ये विभाजित हो सकती है। तो ऐसा हमें क्यों ऐसी चीज़ें प्राप्त हो रही है, तो ऐसी चीज़ हमें इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि हमने ये गलत कल्पना की थी, गलत माना था कि हम लोग का √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ नीचे हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट के रूप में एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं। आपको क्या लिखना है, देखो मैं ध्यान से बोलता हूँ, आप लोग सुनना, मैं लिखता नहीं हूँ, नहीं तो फिर लिखने में 2 मिनट का टाइम वेस्ट होगा। हमने देखो क्या लिखोगे कि हमने पीछे समीकरण 1 में देखा कि 5 P को विभाजित करता है। क्या यहाँ पे 5 जो है P को विभाजित करता है, और अभी हमने समीकरण थर्ड में देखा कि 5 Q को विभाजित कर रहा है, लेकिन P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो आगे लिखेंगे कि ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हो रहा है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप स्टेटमेंट नीचे दे दोगे, आपको इस क्वेश्चन का 4 मार्क में आता है तो 4 मार्क मिल जाएगा, और 4 मार्क में ही ये क्वेश्चन आएगा, ये वाला √5 सिद्ध करना या √3 सिद्ध करना या √7 सिद्ध करना, सिंपल। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आधार पे आप √3 को प्रूव करने की कोशिश करना, सेम जैसे मैंने ये किया है इसी तरह आपको करना है, केवल यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे संख्या बदलती रहेगी और बाकी मेथड सेम टू सेम वही रहेगा, क्लियर। या रूट में आपका 7 भी आ जाता है तो उसको भी आप इसी आधार पे प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक। तो चलो अब मैं यहाँ पे इसको साइड रखता हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उनको हम लोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए जैसे 5 + √3, 3 + √, ये तो हम लोग का एक ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से एक ही मैं आपको बताता हूँ। या यहाँ पे बीच में निगेटिव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आ जाए जैसे 5 + 2 √3 आ जाए, या 1/√2 आ जाए, तो इसको कैसे प्रूव करोगे। ये आप लोग का क्वेश्चन छोटा छोटा है, 2-2 मार्क में आता है। तो चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, छोटा सा है, प्रूव कर लेते हैं। देखो पहला हम इसको पहले प्रूव करते हैं, सिंपल उसी मेथड का हम लोग यूज करेंगे। इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि माना कि 5 + √3, 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अगर परिमेय संख्या है तो ये हम लोग की जो अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः या तब हम लोग की जो 5 + √3 होगी, किसी संख्या परिमेय चूँकि P/Q के रूप में होती है तो ये इसके बराबर होगी, और जहाँ हम लोग का P और Q क्या होंगे, P और Q सहभाज्य संख्याएं होंगे, ठीक है। जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है ऐसे लिख दोगे, और जहाँ Q = नॉट 0 है ऐसे आप क्वेश्चन में लिख देना। तो यहाँ से देखो ध्यान देना, सिंपल सा, हम सब लोग जानते हैं कि जो रूट में 3 संख्या है या रूट में 5 है, रूट में 5 को तो हमने अभी प्रूव किया है, यानी जो ये रूट में संख्याएं होती है जो वर्क मतलब रूट से बाहर नहीं निकलती है, वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो यहाँ पे √3 अपरिमेय है, तो हम लोग √3 को एक तरफ कर देंगे, ठीक है, और इस 5 को इसके साइड ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो यहाँ हम √3 को इधर ही मैं रहने देता हूँ, और ये P/Q है तो P/Q, और 5 यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, या √3 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये देखो हम लोग का घटेगा इस तरह, आप मतलब हर इसका लॉस लेकर करोगे तो ये P - 5 Q कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जो √3 होगा इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ P और Q, चूँकि P और Q क्या थी, हम लोग की सहभाज्य संख्या थी, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे इसके जगह पे संख्या होगी, जैसे 3/2 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, ठीक। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ कुछ ये P और Q की जगह पे संख्या होगी यहाँ पे, तो संख्या रख कर अगर मान लो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये हम लोग का भिन्नात्मक रूप में इसका मान प्राप्त होगा। मान लो इसका मान हम लोग का जैसे 2/7 या 15/7, यानी कुछ भी भिन्नात्मक रूप में हम लोग का अंत में प्राप्त होगा, या हम लोग का वो एक सीधे सीधे कोई संख्या जैसे पूर्णांक भी प्राप्त हो जाता है 3, तो 3 आप जानते हो कि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो इधर हम लोग का ये हम लोग किस चीज़ को डिनोट कर रही है, ये पूरा स्टेटमेंट हम लोग को एक परिमेय संख्या को डिनोट कर रहा है।
लेकिन हम जानते हैं कि √3 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ भाई अपरिमेय संख्या के बराबर है, तो ये तो संभव है ही नहीं भाई। ये संभव है? ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यहाँ यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। आगे क्या लिखोगे? इतना लिखोगे कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। और अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जा रहा है? तो हम लोग स्टेटमेंट दे देंगे कि ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है, या ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या। हमने गलत कल्पना किया था शुरू में ही, अतः लिख देंगे कि अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, और ऐसे हम लोग का स्टेटमेंट दे देंगे और हम लोग का आंसर यहीं पे हो जाएगा। सिंपल। तो ये छोटा सा ये क्वेश्चन है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि 2 - √5 है, तो 2 - √5 को भी, इसको भी हम लोग कर लेंगे। चलो यहाँ पे कर ही देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे कुछ लिखता नहीं हूँ, मैं सीधे कर देता हूँ। 2 - √5 यानी √5, तो ये हम लोग का p/q के बराबर होगा। आप हिंदी जो है ये सेम वही चीज़ें होगा कि माना कि 2 - √5 है, तो 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि तब 2 - √5 बराबर p/q, जहाँ p और q सहभाज्य संख्याएँ हैं। और उसके बाद लिखोगे कि 2 - √5 बराबर p/q। तो ये हिंदी वाला आप लिखते रहना, ये सब हिंदी। मैं केवल इसको ये ऐसा मतलब अपरिमेय बराबर परिमेय कर कर दिखा देता हूँ। हालांकि आप भी कर सकते हो पक्षांतर कर कर। अब देखो यहाँ से हम लोग का ये -√5 है, यहाँ माइनस है, तो मतलब ये माइनस है, तो इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 2, और इस पूरे को इधर लाएंगे तो ये हम लोग का -p/q हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो, और ये उधर जाएगा तो हम लोग का √5 हो जाएगा। सिंपल। अब देखो ये हम लोग का क्या होगा, ये 2q - p बराबर हम लोग का, और बटे q बराबर हम लोग का √5 हो जाएगा। तो हमने देख लिया, यहाँ पे भी आ गया। अब इसको हम लोग कहीं ना कहीं हल करेंगे, तो ये एक परिमेय संख्या को डिनोट कर रहा है, और यह क्या डिनोट कर रहा है, एक अपरिमेय संख्या को, क्योंकि अभी तो हमने इसको प्रूव भी किया है ये अपरिमेय है। तो वही जो स्टेटमेंट मैंने बताया वही आप स्टेटमेंट दे दोगे कि यहाँ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख दोगे और यही आंसर आपका हो जाएगा, स्टेटमेंट। सिंपल। तो इसको कर लिए। उसी प्रकार आप लोग देखो, उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन कर ही लोगे इसके बेस पे, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। जैसे इसको भी चलो मैं करवा ही देता हूँ फटाक से। यार चलो 1 मिनट, इस पन्ने को मैं रख लेता हूँ। चलो, मानता नहीं हूँ, आप मान लेना कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब अगर परिमेय संख्या तब क्या होगा कि 1/√2 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, p/q, और क्वेश्चन में लिख लेना जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है। अब देखो हम √2 जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या, तो इसको एक तरफ करेंगे, ठीक है, और p और q को हम लोग एक तरफ करेंगे। तो देखो ये √2 उधर जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, और ये q इधर आएगा तो इधर 1 में गुणा होकर q हो जाएगा, और p फिर उधर से इधर आएगा तो बट्टे में इधर हो जाएगा, और बराबर ये √2 उधर चला जाएगा। सिंपल। अब देखो यहाँ देखो, अगर हम लोग p और q का एक निश्चित मान होगा भाई, 2/3, 60/4 कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग का p और q क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है। सिंपल। यह क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है, और √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ रही है? तो ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है कि 1/√2 जो हमने शुरू में माना था कि एक परिमेय संख्या है, तो उसी स्टेटमेंट को दे देंगे यहाँ पे कि ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना की 1/√2 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हो रहा है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल। ऐसे सॉल्व हो गया ये भी। और उसी तरह इसको भी आप सॉल्व करोगे, जैसे 5 + 2√3 है, अगर ये आ जाता है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो मेरा बताने का मोटिव यही है कि इसके बेस पे अगर कुछ अलग दे दे, जैसे 3 + 3√3 दे दे, तो मैं इसको बता दूं, तो आप ऐसा भी दे दे तो आप कर लो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे जैसे हम लोग का ये 5 + 2√3 है, चलो यहाँ पे 5 +
2√3 है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसको सबसे पहले तो इसको आप ऊपर मान लोगे कि माना कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और क्वेश्चन में लिख देंगे जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है, जहाँ q = नॉट 0, सिंपल। अब देखो इसमें हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसको साइड में करते हैं एक तरफ। कैसे करेंगे एक तरफ, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो 2√3 बराबर क्या होगा, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी p/q - 5 हो जाएगा। अब देखो 2√3 बराबर हम लोग का क्या होगा, ये p माइनस ये हम लोग का 5q/q हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग का 2√3 है, मतलब 2 गुणे √3 है, तो ये 2 गुणा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा। तो √3 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, p - 5q/, ये 2 इधर आकर 2 गुणा तो 2 हम लोग का q हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ p और q आप जानते हो, p और q सहभाज्य संख्या है, मतलब उसका मान 2/7 या कुछ भी ऐसे हो सकता है, मतलब जिनका हम लोग का एक तरह से बोल सकते हैं कि HCF निकाले तो वो 1 के बराबर आए, सिंपल। तो मतलब 1 के बराबर है या उनका मतलब वो खुद 1 से कटे या स्वयं से कटे, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मान हो तो यहाँ पे हम p और q का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो इसका मान किसी न किसी भिन्नात्मक रूप में आएगा, और भिन्नात्मक रूप में आएगा तो वह एक परिमेय संख्या होगी। अगर एक सिंपल संख्या भी आ जाती है जैसे 7, तो 7 को 7/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसको हल करने पे एक परिमेय संख्या आएगी। और चूंकि यह एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रही है, और यह संभव तो है नहीं भाई कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी। तो ऐसा क्यों हमें, मतलब ऐसा यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है, क्योंकि हमने शुरू में माना था कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, और स्टेटमेंट लिखकर यहाँ नीचे आंसर लिख दोगे। आपका ये क्वेश्चन 2-2 मार्क में आता है। तो इस प्रकार हमने कई सारा क्वेश्चन ये प्रूव कर लिया इस वीडियो में, 2-2 मार्क वाला, और ये हम लोगों ने ये 4 मार्क वाला भी क्वेश्चन बड़ा वाला प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे √5 आपके एग्जाम में देखो निश्चित है कि आपके एग्जाम में ना √5 या √3 ये आना ही आना है आप लोग के एग्जाम में। अब तक तो √5 √3 ही आया है, √7 कभी नहीं आया है, लेकिन आशा करता हूँ आप इसको समझ गए हो, तो आप ये √7 दे दे, कुछ भी दे दे, आप प्रूव कर लोगे, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप तो ये तो आसानी से प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो ये रही हमारी इस लेक्चर की समाप्ति। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और देखो 6-6 मार्क में आप चूँकि थोड़ा ये प्रश्नों को 1 मिनट, इन प्रश्नों को आप कर लेना जो ये आप लोग के हाइट एंड डिस्टेंस से है त्रिकोणमिति में, यहाँ 6 मार्क में ये आते हैं, निश्चित है आते हैं तो यहाँ आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। थोड़े आप अपने बुक के हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और सारा भाई थोड़ा फार्मूला एक बार आप रिवाइज कर लेना हर एक चैप्टर के, ठीक। और संख्यांकिकी में तो मैंने आपको बताया भाई कि माध्यिका निकालने को बोलेगा, एक सिंपल सा माध्यिका निकालने के बोलेगा, और एक सिंपल सी माध्यिका निकालने को 6 मार्क में पूछता है तो उसमें x और y को गायब कर देगा और x y का मान पूछेगा, ठीक। तो माध्यिका आप लोग देख लेना। समांतर माध्य निकालने को पूछेगा, मैंने बता रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुलक से रिलेटेड आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने बताया कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो बहुलक, मतलब वही बहुलक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के 1 मिनट यार, ओके यार, बोलते बोलते गला बैठ जा रहे हैं। चलो, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी अगर मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड द्वारा जारी, इसे देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट है, मैथ की मेरी प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, आप देख भी सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है अगर इसको कराना हो, आप लोग कमेंट करना, अगर इसको कराना हो तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार सॉल्व करा दूंगा, या ये 6-6 मार्क वाले, जो हम लोग के 6-6 मार्क वाले ये सारे के सारे प्रश्न एक बार सबको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।